केमिस्ट्री की पहली क्लास है। क्लास 10th वाले बच्चे जितने भी हैं वो सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर बच्चे जुड़ेंगे तो हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो पढ़ाएंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें जो कंटेंट लिखा है बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सरल भाषा में हमने पीडीएफ बनाया है। ठीक है, तो हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बालको वाली क्लास पर 10th के लिए हर प्रकार के मतलब कि विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो इसके नोट्स के लिए मैं 10th में जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ग्रुप पे डाल दूंगा। बाकी जो बाहर से बच्चे जुड़ेंगे उनको बेटा अगर नोट्स चाहिए तो बेटा वो टेलीग्राम ऐप पर मिलेंगे। टेलीग्राम ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे बालको वाली क्लास सर्च करेंगे और आपको यह नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। मानते हैं मन नहीं कर रहा फिर भी शेयर कर दिए, 2 4 6 10 बच्चों को हर कोई शेयर करेगा। 2 4 6 स्टेटस लगा देगा, लगा दो तब जाके क्लास चालू करूँ मैं। लेकिन इस क्लास से आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए तो बात खत्म। ठीक है, चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। अब बालको वाली क्लास 10 पहला टॉपिक जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण है, सभी 1 लाइन प्रश्न उत्तर हैं, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूं सबको एकदम क्रिस्टल दिख रहा होगा। देखिए, जब दो पदार्थ मिलते हैं ना तब एक नया पदार्थ बनता है। अगर ऐसा होता है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जो लिखा है मैं वो समझाऊंगा, बाकी लिखा हुआ तुम समझ लेना पढ़कर। मेरी भाषा आपको समझ में आ जाएगी एकदम क्रिस्टल तरीके से। ठीक है, अब बालक हम आगे बढ़ेंगे। हम समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब जैसे समझे हम, मान लो आप क्या करते हो कि कोई भी 2 कंपोनेंट लेते हो। अरे तुम्हें डेली एग्जाम्पल में अगर रासायनिक अभिक्रिया को देना है तो दूध में जैसे ही नींबू डालते हो दूध दही में बदल जाता है। 2 पदार्थ मिले और एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो हम इसे कहेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तब एक तीसरी नई चीज जरूर बनेगी, ये दिमाग में आप बिठा लो। अब आता है हमारा कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया की और डिटेल बातें लिखी बेटा। रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक जो क्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और दूसरे जब अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है वो उत्पाद होता है। तो समझ में आया? अभिक्रिया में बाएं हाथ पे होता है एक चीज, ठीक, और एक चीज दाएं हाथ पे होता है। जो बाएं हाथ पे है आपके वो अभिकारक है, जो दाएं हाथ पे है आपके वो उत्पाद है। ठीक, क्रिस्टल एकदम। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैंने यहां लिख दिया, आराम से आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। फिर आता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम क्या है? रासायनिक समीकरण। अगर पेपर में टीचर ये पूछ देता है भाई रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आपको बड़े हिसाब से उत्तर देना है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होती है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करता रहेगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बालक, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। अगर बात करें कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं बेटा, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, मैंने क्या बताया था, अभिकारक जो बाएं हाथ पर है, उत्पाद जो एरो के दाएं हाथ पर हैं, उन्हें कहते हैं। यदि अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के अणुओं की संख्या समान रहती है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण हम कहेंगे। असंतुलित समीकरण वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक व उत्पाद दोनों की दोनों के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें असंतुलित समीकरण कहते हैं।
उदाहरण लिखने से नहीं बन रहा था मेरे पीडीएफ में, उदाहरण आप अपनी बुक से नोट कर लें, इसमें आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान काम है, बढ़िया से उदाहरण बुक का नोट कर लेंगे, परिभाषा मैंने बता दी। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार की। मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया बेटा 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आती है हमारे पास कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा लिखी है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मान लो क्रिया करने वाले 3-4 कंपाउंड हैं और बनना कोई एक कंपाउंड है, तो भैया वो संयोजन अभिक्रिया होगी, बनेगा हमेशा एक। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक सब्जी बनाने में क्या क्या डाला जाता है? धनिया, मिर्चा, आलू, टमाटर, बहुत कुछ, और उसे एक नाम दिया जाता है सब्जी। तो मसला ये है, बहुत सारे क्रियाकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाएं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये लौकी तुरई भिंडी अपने एग्जाम में ना लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। पता लौकी तुरई भिंडी लिख के आ रहा तो टीचर पढ़ाया था हमको, सब कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे होते हैं उनको लौकी तुरई भिंडी समझाओ उदाहरण में, तो वो लौकी तुरई भिंडी लिख के आते कि लौकी तुरई भिंडी मिलकर सब्जी बनती है। अब ऐसे में नंबर देने के लिए टीचर हंसेगा ज़रूर, लेकिन बस क्या ही मतलब है। उदाहरण अपनी किताब से नोट कर लें। वैसे तो मैं उदाहरण बोलूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, एरो खींचेंगे CaCO3 बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता टूट जाना, कोई एक चीज कई टुकड़ों में टूट जाए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, ऐसा केस रहे, एक चीज कई टुकड़ों में क्या हो जाए? टूट जाए, तब हम कहते हैं वियोजन हुआ है। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वह अभिक्रिया, या कह सकते हो जब इसकी परिभाषा तो अलग है लिख रहे, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक कई उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टल हो गया। एक अभिकारक कई उत्पाद का निर्माण करता है तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल लें, एक कांच का टुकड़ा लो, जमीन फेंक दो, आपके पास एक था लेकिन टूटने के बाद वो 50 हो गए छोटे छोटे टुकड़े, तो एक से 50 टुकड़े बन जाना, मतलब एक अभिकारक लो 50 टुकड़े बन जाए। ठीक है, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात ये समझनी होगी, वियोजन कई माध्यम से होता है। कभी कभी कोई चीज नहीं टूटती है तो हम उसको ताप दे देते हैं, टेम्परेचर, तो कहते हैं भैया ये तापीय वियोजन है। जब ये तापीय वियोजन समझ में आ जाएगा तब कभी कभी कोई चीज ताप से नहीं टूटती तो हम उसको बिजली दे देते हैं, जिसे विद्युत कहते हैं। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन। जब विद्युत वियोजन हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास, कभी कभी विद्युत से भी चीजें नहीं टूटती हैं, तब हम प्रयोग करते हैं प्रकाश, सनलाइट, प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन 3 तरीके से हो सकता है, ताप देकर, विद्युत देकर और सूर्य का प्रकाश देकर। तापीय वियोजन वह वियोजन जिसमें कोई अभिकारक ताप की सहायता से टूटता है या टूट जाता है, उत्पाद बना देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण आपकी किताब में लिखा, वहां से नोट कर लें। विद्युत वियोजन की बात करें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन हेतु विद्युत की आवश्यकता होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। या कह सकते हो सिंपल शब्दों में, यदि अभिकारक विद्युत की सहायता से टूटते हैं उत्पाद में तो हम ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन, बेटा उदाहरण किताब से लिखेंगे अच्छे से। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है बेटा? जब कोई अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है या उसमें टूट जाता है उत्पाद में, तो बेटा हम ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कह देते हैं। सिंपल सीधी बात। अब हमारे में टफ पोर्शन आता है विस्थापन अभिक्रिया। बेटा मान लो विस्थापन आदमी, बेटा मान लो तुम रामू श्यामू 2 दोस्त हैं, ठीक? रामू श्यामू 2 दोस्त हैं। अब बीच में आ गए बेटा, रामू श्यामू के बीच में आ गए पप्पू। अब क्या हुआ? रामू
की दोस्ती पप्पू से हो गई, श्यामू निकल लिए। अब बेटा यहां 3 लोग थे, जिसमें 2 लोग एक साथ हो गए, एक अकेला चला गया। अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो बेटा इसी बात को समझाया गया है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो रामू और श्यामू, श्यामू गरीब इंसान ठहरे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन पप्पू 1000 गड्डी डाले थे, तो पप्पू की रामू से बढ़िया दोस्ती हो गई। श्यामू कौन थे भूल गया था रामू। तो मसला होता है कि पप्पू बहुत क्रियाशील था। अब एग्जाम में यही नहीं लिखना कि सर कह रहे थे पप्पू बहुत क्रियाशील थे और रामू श्यामू आए थे उनसे, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। पता चले कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो रामू पप्पू श्यामू जो उदाहरण दो वो लिख देते हैं, जस्ट फॉर कि हम आपको समझा सके कि विस्थापन में 3 लोग होते हैं, 3 में 2 चिपके हुए थे, एक अलग होता है, एक अलग वाला 2 चिपकों को हटा के किसी एक का स्थान ले लेता है। परिभाषा यही लिखेंगे जो लिखा है किताब में, उदाहरण लिखा है, आराम से नोट करेंगे उसको। वैसे जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा प्रोडक्ट में बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर निकलकर बाहर चला जाता है, उदाहरण के लिए यही सही है। अब बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की। द्विविस्थापन अपक्रिया को क्या समझे हम? बेटा इसमें 4 लोग होते हैं, मान लो पप्पू थे और उधर गप्पू थे, इधर रामू थे श्यामू थे। अब क्या हुआ, पप्पू की दोस्ती रामू से हुई थी, पिछली रिएक्शन सीखा, श्यामू की दोस्ती गप्पू से हो गई। अब ये जो अदला बदली हुई ना, यहाँ 4 लोगों ने अपना अपना स्थान बदल लिया, दोस्ती टूटी लेकिन दोस्ती बनी भी। तो मतलब क्या होता है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अपने अपने आयन का विस्थापन दिखा रहे हैं कि तुम इधर आयन आ जाओ, तुम इधर आयन आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। सामान्यतः उदाहरण बुक में बहुत अच्छा दिया होता है, फिर भी मैं बताता हूं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, एरो खींचेंगे तो बनेगा क्या, AgCl और प्लस NaNO3, ओके। अब बात आती है ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसको कहें? बेटा बड़ी ही सीधी सी बात है, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है या कह सकते हो हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन भी कहते हैं, उप 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 छोटा उप उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। मान लो कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया CuO। जब हम Cu को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ, तो बनता क्या एरो के बाद CuO बनता है, 2 मोल बनेंगे, बैलेंस करेंगे तो कॉपर के आगे भी 2 लगा लेंगे। अब बात आती है अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया वाला क्या होती है, इसमें भी जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो रहा है? होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा क्लियर हो रहा नहीं क्लियर हो रहा, ना क्लियर तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपचयन भैया क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है, ठीक है। फिर कॉपर ऑक्साइड में क्या डाल देंगे वाला कप, हाइड्रोजन गैस, क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर चली जाएगी और H2O बन जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब CuO प्लस H2, एरो खींचेंगे बनेगा Cu प्लस H2O। कॉपर को ऑक्सीजन ने छोड़ दिया ना, चला गया छोड़ के, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी अपचयन हो गया वहां पर। अब बेटा एक होती है रेडॉक्स अपक्रिया, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की, मैं भूल गया इसका मतलब। तो रेडॉक्स अपक्रिया हेडिंग डालिए कॉपी में और लिखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बुक में NCERT में भी मेंशन कर रखा है, आप जाके वहां से उदाहरण नोट करिए। अगली अभिक्रिया आती है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी भैया शोषण हो रहा है, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हेतु उष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को
उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। मान लो अभिकारक को जब तक टेम्परेचर नहीं दोगे उत्पाद थोड़ी ना बन जाएगा, तो टेम्परेचर देना पड़ता है। टेम्परेचर दोगे तुरंत उत्पाद बन जाएगा। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्माशोषी। उदाहरण बुक में लिखा है, लिख लीजिए। परिभाषा इससे सरल मिल जाए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सरल मिल ही नहीं सकती, मुझे भरोसा है इस बात पर। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होने के पश्चात अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमने उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं बोला क्योंकि आप पढ़ लिए होंगे पहले ही कि अब तो ये पढ़ाने वाले हैं। तो ये थी आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी अभिक्रिया होती है बालक तो बहुत मात्रा में उष्मा निकलती, हीट निकलती है। जैसे हम लोग को क्षार से मिलाओ ना तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो बेटा पूरा ग्लास गर्म हो जाता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट क्लास में करते रहते थे, ठीक है। तो उष्मा निकलती है। अब बात आती है विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता हम कहें किसको? पलक बड़ी सीधी बात है। नॉर्मल जैसे तुम लोग जाते हो, मंगलवार का भंडारा चलता है, भंडारा चलता तो पूरी एक हफ्ते की पूरी स्टोर करते हो मंगल तक। उसके बाद उनसे जब तक बदबू ना आ जाता तो छोड़ते नहीं हो। ऐसा ही होता है ना, फिर बाद में गाय खाती बाहर। तो मसला ये है कि जब किसी तैल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक किसी स्थान पर रख दिया जाता है तो उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है, और इसी प्रक्रिया का नाम होता है विकृत गंधिता। यहां लिखा गंधिता नहीं, गंधिता, ठीक है। आप उदाहरण के लिए लिख सकते हो कि जब हम बटर को लाते हैं 15 दिन नहीं खाते हैं तो वो बदबू देने लगता है, तो ये हो गई विकृत गंधिता। लिखा भी है मैंने, मक्खन को लंबे समय तक रखने पर उससे उससे कटा हुआ बदबू आने लगता है। तो बेटा ये आप समझ लेंगे, मक्खन को लंबे समय तक रखने पर उससे बदबू आने लगती है। ये लेकिन कटा कहां से आ गया? लास्ट वन टॉपिक इज संक्षारण। भैया लौह युक्त पदार्थ लंबे समय तक नमी में अगर रहेंगे, लंबे समय तक अगर नमी में रहेंगे तो बालक उसमें क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा। ऐसा देखते हो ना, तो बेटा वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर संक्षारित होने लगते हैं, ठीक है। जब किसी लौहयुक्त पदार्थ को लंबे समय तक जल या नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, कम होने लगता है वह पदार्थ। तो इस प्रक्रिया का नाम संक्षारण होता है। उदाहरण बढ़िया अच्छा है, उदाहरण इसका देंगे बालक, लोहे में जंग लगना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कुछ प्रश्न भी लिख दिए थे हमने। एक प्रश्न लिखा बड़ा ही गजब है, आखिर क्यों? पहले तो यही प्रश्न होता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं, तो आंसर होता है नाइट्रोजन। चलो ये बात क्लियर हो गई। फिर अगर ये पूछा जाए आखिर क्यों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं और ऑक्सीजन भरी पड़ी वो भर दो, है काहे नहीं भरते हो? तो बालक क्योंकि नाइट्रोजन गैस हल्की है, गंधहीन है, ये गंदगी लिखा है, गंधहीन है, रंगहीन है, अक्रिय है, किसी से क्रिया ही नहीं करती है, गंध देती ही नहीं है। भर दिया बढ़िया आराम से, भरा है चिप्स के पैकेट में। 10 रुपए लिए थे, बर्बाद हो गया था पैसा हमारा। इतना छोटा चिप्स था, उसमें बहुत कम था। ये थी आपकी कौन सी बात कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। लास्ट प्रश्न समझेंगे इसको। मैग्नीशियम जिंक लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? रिबन लिखा है, जिन नहीं बेटा। तो बेटा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में प्रॉब्लम कर देती है, आसानी से जलने नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, उसको रगड़ देते हैं, साफ कर देते हो बेटा, वो भन्न से जल जाता है। तो बालक आपको इस लेक्चर से क्या सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में बता दें। हमने इस लेक्चर को बहुत मेहनत से रेडी किया था, लेकिन इसको पढ़ने के पश्चात आप कोई परिभाषा तो ना गलत करेंगे, इतना तो मुझे भरोसा है। अब आपको ये पीडीएफ बेटा कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाइए, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कल क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। अब आप लोग कमेंट करना चालू करिए, बताइए किसी की क्या समस्या, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन कौन आया। सर जी अपलोड भी कर दीजिएगा। एंटरप्रेन्योर सर भाई आप तो कॉल नहीं करते, आप अच्छा और कोई क्वेरी, किसी कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी है जिसको कुछ पूछना है?
प्रद्युमन कॉल करेंगे, थोड़ा समय, थोड़ा एग्जाम चल रहे हैं हमारे, इसलिए हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं प्रद्युमन। हाँ, थोड़ा एग्जाम कंप्लीट हो जाए हमारे तो मैं प्रद्युमन कॉल करूंगा तुम्हें, है ना। थोड़ा सा रेस्ट, मतलब कि एग्जाम चल रहा है, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है मेरे पास, इस वजह से मैं प्रद्युमन तुमको कॉल कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सबको क्रिस्टल हो गया चैप्टर बड़ी आसानी से। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओ, बढ़िया बढ़िया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें सभी लोग। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं बेटा सभी। अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।